हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे, योर टीचर फॉर करंट इवेंट्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो आज करंट इवेंट्स की सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसमें हम यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ है कि रशिया ने जो है वो यूक्रेन के ऊपर यहां पर अटैक कर दिया है। उसमें आप ये देख सकते हैं कि काफी सारा जो नुकसान है वो यूक्रेन का यहां पर हुआ है और इस तरीके से सिचुएशन जो है वो यहां पर आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो उसके बारे में आप सभी लोगों को अपडेट होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो उस कॉन्फ्लिक्ट का डिस्कशन यहाँ पर कर रही है और किस तरीके से सिचुएशन है उन सब चीज़ों को आप यहाँ पर जानते हैं। हमारा जो यहाँ पर मकसद होगा, इसमें हम रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की जो वजह है ना, इसके बारे में जानेंगे। और इसका जो मैंने बेसिस यहाँ पर बनाया है वो बनाया है कि रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है यहाँ पर रीजन्स ऑफ यूक्रेन एज इंडिपेंडेंट। मतलब यहाँ पर क्या है कि रिबेल यहाँ पर आपको रीजन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें अगर आप देखोगे तो उसको रशिया ने क्या बोल दिया कि ये इंडिपेंडेंट यहाँ पर जो है वो स्टेट है। मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यूक्रेन का यहाँ पर जो है वो कोई अधिकार क्षेत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब इसी को मैंने बेसिस बनाकर आपको ये पूरा का पूरा जो इश्यू है मैं यहाँ पर समझाऊंगा। इसमें इस पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, रशिया का क्या स्टैंड है, नेटो का क्या रोल है, दूसरी कंट्रीज यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं, मैप वगैरह भी हम देखेंगे, है ना, ब्लैक सी की क्या इंपॉर्टेंस है। ये पूरा का पूरा एनालिसिस मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा और काफ़ी फ्रूटफुल यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि न्यूट्रल यहाँ पर हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये आपके इंटरव्यू में, है ना, और आपकी अवेयरनेस के लिए, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखकर मैं ये सेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ है ये आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है। सो रिसेंटली रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है यूक्रेन का रिबेल रीजन। रिबेल रीजन का मतलब ये होता है कि वो लोग यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि रिबेल कंट्रोल्ड है। जैसे यूक्रेन की सरकार वहाँ पर काम कर रही है और कई रीजन्स यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर रिबेल्स आपको काम कर रहे हैं, जो सरकार के साथ अपनी यहाँ पर क्या है कि ट्यूनिंग यहाँ पर फिट नहीं कर पा रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर रीजन को जो है वो सेपरेट यहाँ पर करना चाहते हैं या उसको जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, तो उनको हम रिबेल्स यहाँ पर कहते हैं। सो रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है यूक्रेन का रिबेल रीजन इन ईस्टर्न यूरेक, डोनेस्क एंड लुहांस्क वाला जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा एज इंडिपेंडेंट एरियाज डिस्पाइट कॉल्स फ्रॉम द वेस्ट टू पुट एन एंड टू द टेंशन ड्रिवन बाय फियर्स दैट रशिया में अटैक यूक्रेन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि आपने देखा था कि ये जो अटैक वगैरह आपको देखने को मिला, ठीक है, तो ये क्या है कि अगर आप देखेंगे तो ये बहुत टाइम पीरियड से इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही थी, एकदम से नहीं हुआ, है ना, पूरी प्लानिंग थी, अलग अलग तरीके से ट्रुप्स की मूवमेंट यहाँ पर हुआ और फाइनली जो है वो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो ये यूक्रेन का आपको ये रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये रशिया आपको देखने को मिल रहा है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये डोनबास रीजन है। ठीक है, डोनबास रीजन के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये लुहांस्क वाला पार्ट देखने को मिल रहा है और ये डोनेस्क वाला जो पार्ट है वो यहां पर लोकेटेड है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि ये जो रीजन आपको देखने को मिलते हैं ये सेपरेटिस्ट हेल्ड एरियाज ऑफ डोनेस्क एंड लुहांस्क। ठीक है, तो ये जो दोनों रीजन हैं यहाँ पर जो आप सेपरेटिस्ट हैं, जो यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि इस रीजन को जो है वो यहाँ पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसको, इन दोनों रीजन को, जो लुहांस्क और डोनेस्क वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है, इसको यहाँ पर क्या किया है कि रशिया ने जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। मतलब वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो ये चाह रही थी कि भाई रशिया यहाँ से वापस निकल जाए और यहाँ पर यूक्रेन को ये अटैक ना करे, लेकिन उसी सीरीज में अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन के रीजन को जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। This paved the way to provide them military support, a direct challenge to the West that will fuel fears that Russia could imminently invade Ukraine. अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये लोग यहाँ पर जो है ये खड़े हुए थे। अब यहाँ पर क्या है कि जो सेपरेटिस्ट यहाँ पर लोग थे, ये रशिया का इनको सपोर्ट यहाँ पर प्राप्त था, तो रशिया ने क्या किया कि अपनी मिलिट्री जो है वो यहाँ पर एंटर करवा दी। अब रशिया ने जब यहाँ पर मिलिट्री एंटर करवा दी तो आप ये कह सकते हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव तक जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, है ना। तो लोगों को यही डर लग रहा था कि अगर अब इंडिपेंडेंट यहाँ पर हो गया तो रशिया की आर्मी जो है वो यहाँ पर एंटर करेगी और इसके बाद फिर यूक्रेन के ऊपर ये इन्वेड कर सकती है। और आपने यही देखा कि 20 तारीख को विंटर ओलंपिक्स यहाँ पर खत्म हुए, 21 तारीख को जो है इन रीजन्स को जो है वो यहाँ पर क्या किया गया कि इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया और 22 तारीख को जो है वो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन्वेड करने की जो राह थी
जो बाकी सभी लोगों को यहाँ पर लग रहा था, उसी तरीके की चीजें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लुहांस्क और डोनेस्क वाला जो रीजन है ये ईस्टर्न यूक्रेन का रीजन है, जहां पर आपको सेपरेटिस्ट विचारधारा के लोग यहाँ पर देखने को मिलते थे। टेंशन है पीक्ड ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स एज रशिया अमेस्ड ओवर 1,50,000 ट्रूप्स एट यूक्रेन बॉर्डर्स इन वन ऑफ द वर्स्ट क्राइसिस सिंस द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जब यहाँ पर यूएसएसआर और यूएस के बीच में यहाँ पर खत्म हुआ, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा क्राइसिस जो है वो पहली बार यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है कि रशिया ने करीब 1,50,000 जो ट्रुप्स हैं वो यूक्रेन की बॉर्डर के ऊपर लगा दिए। अच्छा, अब एक बात ये पूछा जा सकता है आपसे, जैसे ये यूक्रेन है, यहाँ पर आपको यूक्रेन की राजधानी कीव देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको पोलैंड देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बेलारूस देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये रशिया आपको देखने को मिल रहा है, रशिया की राजधानी मॉस्को है, और यहाँ पर यूक्रेन का जो सदर्न पार्ट है इसको क्रीमिया बोलते हैं। क्रीमिया जो है वो किसके कंट्रोल में है? वो रशिया के कंट्रोल में है। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में यहाँ पर कर लिया था। और अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब आप देखेंगे तो जो ईस्टर्न वाला पार्ट है इसको भी अपने कंट्रोल में लेने के लिए इन्होंने इसको जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि अटैक करके उनका जो कंट्रोल है वो रशिया के पास यहाँ पर आ चुका है। द अनाउंसमेंट शैटर्स अ 2015 पीस डील साइंड इन मिन्स्क। ठीक है, देखो बेलारूस की जो राजधानी है ना, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, आप ये कह सकते हैं कि 2015 में एक पीस डील जो है वो यहाँ पर साइन करी गई थी, रिक्वायरिंग यूक्रेन अथॉरिटीज टू ऑफर अ ब्रॉड सेल्फ रूल टू रिबेल रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें ये बोला गया था कि आप यहाँ पर क्या करिए कि जो रिबेल रीजन्स हैं, है ना, जो आपको डोनास्क और लुहांस्क देखने को मिलता है, ठीक है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या है कि सेल्फ रूल जो है वो यहाँ पर ऑफर करना है, इस तरीके की बात जो है वो यूक्रेन को यहाँ पर बताई गई थी। लेकिन अब उसको यहाँ पर क्या है कि इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके आप ये कह सकते हैं कि 2015 का जो यहाँ पर मिन्स्क एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया था वो पूरी तरीके से जो है वो आपको फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर इशू है और इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि रशिया का जो स्टैंड है, रशिया क्या कहना चाहता है ना, मतलब रशिया तो कुछ तो बोलना चाह रहा होगा, है ना। वो यहाँ पर जो ये इस तरीके से उसने मिलिट्री बिल्डअप यहाँ पर किया, अपने ट्रुप्स को यहाँ पर भेजा, 1,50,000 जो रशियन सोल्जर्स थे वो यहाँ पर यूक्रेन को घेर कर रखे थे। तो रशिया का स्टैंड एक बार हम देखते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको ऑपोजिट तरीके से भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपको बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में देखने को मिलेगा और आज के टाइम पीरियड पर इसमें टोटल 30 मेंबर्स हैं। ठीक है, 30 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 30 मेंबर्स का ये नेटो ग्रुप है ना। नेटो में जो डोमिनेटिंग कंट्री है वो आपको यूएसए देखने को मिलेगी और बेलारूस जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ब्रसेल्स जो है वो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और लेटेस्ट जो अभी कंट्री इसका मेंबर बनी है वो नॉर्थ मैसेडोनिया यहाँ पर बनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या हुआ है कि रशिया यहाँ पर ये कहता है कि ब्लेम्ड द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द करंट क्राइसिस एंड कॉल्ड द यूएस लेड अलायंस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू रशिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने ये बोला है कि आज के टाइम पीरियड पर जो भी ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो यूएस है और यूएस लेड जो अलायंस है नेटो, ये यहाँ पर क्या है कि रशिया के लिए थ्रेट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात समझिए कि नेटो का ना 2 आर्टिकल आपको पता होने चाहिए जो आजकल न्यूज में है। पहला तो अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 4 और आर्टिकल नंबर 5। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, नेटो का आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि ये 30 कंट्रीज हैं, अगर किसी के ऊपर भी आपने अटैक किया तो 30 की 30 कंट्री जो है वो आपके ऊपर अटैक कर देंगी, है ना। कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई भी कंट्री इन 30 मेंबर्स के ऊपर अटैक करती है, मेंबर्स आपस में तो अटैक नहीं करेंगे, लेकिन बाहर का कोई कंट्री अगर इन 30 कंट्रीज के ऊपर अटैक करती है तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर 30 कंट्रीज हैं ये सामने वाली कंट्री के ऊपर अटैक करेगी। ये किस में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 4 में ये है कि भाई अगर मान लीजिए कि कंट्रीज को ऐसा लगता है ना कि यार आसपास सिचुएशन जो है वो बहुत खराब हो गई है और कंसल्ट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, तो वो चीजें आर्टिकल 4 में लिखी हैं। तो आर्टिकल 4 जो है वो कंसल्टेशन के बारे में बात करता है और आर्टिकल 5 जो है वो अटैक के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आजकल न्यूज में है, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रशिया जो है वो यहाँ पर क्या है कि उसको ये लगा कि नेटो जो है वो हमारे लिए खतरा यहाँ पर साबित हो सकता है। चार्ज दैट यूक्रेन हैड इनहेरिटेड रशियाज हिस्टोरिक लैंड्स एंड आफ्टर द सोवियत कोलैप्स वाज यूज्ड बाय द वेस्ट टू कंटेन रशिया। मतलब यहाँ पर क्या है
कि अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन जो था ना वो यूएसएसआर का पार्ट था। यूएसएसआर मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें टोटल जो है वो 15 कंट्रीज थी, है ना, इंक्लूडिंग रशिया, जिसका विघटन कब हुआ, जब ये टूटा तब कब हुआ, 1991 में टूट गया। 1991 में टूटने के बाद 15 अलग अलग कंट्रीज बनी, जिसमें से एक रशिया है, एक यूक्रेन है, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। अब यहां पर क्या है कि रशिया ये कह रहा है कि यूएसएसआर में ही था यूक्रेन, है ना, तो यहां पर क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन हैड इनहेरिटेड रशियाज हिस्टोरिक लैंड, मतलब कि यूक्रेन को हमने यहां पर क्या है कि कुछ लैंड वगैरह जो है वो यहां पर प्रोवाइड किया था, इवन क्रीमिया भी यहां पर प्रोवाइड किया था। और अब यहां पर क्या हुआ है कि जब ये यूएसएसआर यहां पर विघटित हो गया, ठीक है, तो उसके बाद यहां पर क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यहां पर क्या कर रही हैं, रशिया को रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए जो यूक्रेन की लैंड है, ठीक है, जो कि रशिया ने उनको यहां पर दी थी यूक्रेन वालों को, वो यहां पर क्या कर रहे हैं कि वो वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को रोकने के लिए यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके के एलिगेशंस जो हैं वो रशिया ने वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर लगाए हैं, स्पेशली यूएस के ऊपर। इट वांट्स वेस्टर्न कंट्रीज को गारंटी दैट नेटो वोंट अलाउ यूक्रेन एंड अदर फॉर्मर सोवियत कंट्रीज टू ज्वाइन एज अ मेंबर, ठीक है। अब इन्होंने यहां पर क्या किया कि यूएस ने हमेशा यहां पर यूक्रेन को बोला कि हम क्या करेंगे कि आपको नेटो का मेंबर बना लेंगे, हम आपको हमेशा जो है वो यहां पर सपोर्ट करेंगे। अभी क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि ये नेटो के मेंबर बन जाएंगे तो यूक्रेन की जो बॉर्डर होगी यहां पर कौन आ जाएगा भाई, यहां पर नेटो की जो फोर्सेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होगा कि ये रशिया के बहुत पास आपको यहां पर लोकेटेड देखने को मिलेंगे, है ना, हर जगह पर रशिया के बहुत पास आएंगे तो कभी भी रशिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो अगर यहां पर क्या है कि नेटो में अगर आप यहां पर मेंबरशिप बढ़ाते जाओगे, किसी को भी इंक्लूड कर सकते हो, तो लोग अपने सुरक्षा के लिए भी यहां पर काम करेंगे। और रशिया ने यहां पर क्या किया कि इसीलिए यहां पर क्या है कि इस तरीके की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मे भी यहां पर क्या है कि इस तरीके का एक्शन जो है वो यहां पर लिया होगा, ठीक है। तो वो यहां पर ये कह रहे हैं कि आपको ये बोलना है कि वेस्टर्न कंट्रीज से वो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई नेटो की मेंबरशिप आप यहां पर क्या है कि कोई भी, ना तो यूक्रेन को और ना कोई फॉर्मर सोवियत जो कंट्रीज हैं, है ना, मतलब जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थी, उनमें से किसी भी कंट्रीज को आप नेटो की मेंबरशिप यहां पर नहीं दोगे, है ना, क्योंकि रशिया एक तो ये भी करना चाहता है कि वो यूएसएसआर को दोबारा बनाना चाहता है ना, मतलब जो यूएसएसआर के पहले पार्ट यहां पर थे उनको जो है वो आप ये कह सकते हैं कि दोबारा ज्वाइन करके यूएसएसआर यहां पर बनना चाहता है, वर्ल्ड पावर यहां पर बनना चाहता है। तो उसका एक ये भी यहां पर जो है वो एम आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद उसने ये भी डिमांड किया है द अलायंस हॉल्ट वेपन डिप्लॉयमेंट टू यूक्रेन एंड रोल बैक इट फोर्सेस फ्रॉम द ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, मतलब जो आप लोग यहां पर क्या कर रहे हैं कि वेपन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, किसको, यूक्रेन को, वो सब बंद करो और ईस्टर्न यूरोप से आप लोग यहां पर क्या करिए, अपनी फोर्सेस को वापस बुला लीजिए, है ना। ये चीजें जो है वो रशिया ने डिमांड करी है। द वेस्टर्न कंट्रीज हैव रिजेक्टेड द डिमांड। अब जो भी डिमांड थी वो यहां पर क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने जो है वो पूरी तरीके से उस डिमांड को यहां पर रिजेक्ट कर दिया कि हम आपकी कोई भी डिमांड यहां पर नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये थोड़ा सा मैप देख लीजिए, ये हो गया आपका ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी में अगर आप देखोगे तो ये आपका यूक्रेन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बुल्गारिया यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये टर्की है, ठीक है, ये यहां पर आपको जॉर्जिया देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये रशिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग कंट्रीज हैं जो आपको ब्लैक सी के आसपास देखने को मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लैक सी जो है वो यहां पर आप देख सकते हैं ये सी ऑफ अजोव है ना, और सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को जो यहां पर होता है, जो कनेक्ट करता है, वो यहां पर कर्च स्ट्रेट जो है वो यहां पर कनेक्ट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, याद रखना है आपको कि कर्च स्ट्रेट जो है वो किसको किसको कनेक्ट करेगा, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को जो है वो यहां पर कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब अगली बात हम यहां पर देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा क्राइसिस यहां पर है ना, इसका बैकग्राउंड आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यूक्रेन एंड रशिया शेयर 100 ऑफ ईयर्स ऑफ कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड फैमिली लिंक्स, ठीक है, मतलब कि सांस्कृतिक, भाषा के आधार पर और फैमिलियल लिंक्स है, क्योंकि वो यूएसएसआर का पार्ट थे यहां पर। फॉर मैनी इन रशिया एंड इन द एथनिकली रशियन पार्ट्स ऑफ यूक्रेन द शेयर्ड हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज इज एन इमोशनल इशू दैट हैज बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर इलेक्टोरल एंड मिलिट्री पर्पसेस, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब कल्चर से, आपकी भाषा के आधार पर या फैमिलीज लिंक वगैरह जो हैं वो आपको दोनों कंट्रीज वगैरह के बीच में देखती हैं, तो काफ़ी सारी फैमिलीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगी, जो रशियन है या यूक्रेन में आपको रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, यूक्रेन वॉज द सेकंड मोस्ट पावरफुल सोवियत रिपब्लिक आफ्टर रशिया। मतलब अगर हम यूएसएसआर में देखेंगे तो टोटल 15 कंट्री थी, सबसे पावरफुल जो है वो रशिया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर कौन सा था, यूक्रेन था। एंड वॉज क्रूशियल स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जो आपको यहां पर ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं, क्योंकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया था, तो
27 बची हैं। आज के टाइम पीरियड पर दो यूरोप की कंट्रीज, एक तो यूक्रेन और दूसरी स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये दोनों जो कंट्री है ना वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। तो एक ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में बन सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, तो यूक्रेन और स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये दोनों कंट्रीज नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि यूएसएसआर के टाइम पीरियड से ही अगर आप देखोगे तो यूक्रेन की भी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेकंड मोस्ट पावरफुल सोवियत जो है वो यूएसएसआर का यूक्रेन यहां पर था। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए आप, है ना, ये पूरा का पूरा रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये डोनबास रीजन है, ठीक है, तो डोनबास यहां पर रीजन है कंट्रोल बाय द प्रो रशियन सेपरेटिस्ट, जो रशिया को सपोर्ट यहां पर करते हैं। और डोनबास रीजन में ही अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि ये दोनों आते हैं, लुहांस्क और डोनेस्कस जो है वो यहां पर ये रीजन मिलेंगे, ठीक है, बाकी उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, डोनबास रीजन जो है वो उसका पूरा नाम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे अलग अलग तरीके की फोर्सेस हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे जो है ये रशियन ट्रूप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, फिर नेटो फोर्सेस वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो काफी सारी फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको डिप्लॉयड यहाँ पर देखने को मिली थी। फिर अगली बात देखेंगे, द डोनबास रीजन कंप्राइजिंग द डोनेस्क एंड लुहांस्क ऑब्लास्ट ऑफ यूक्रेन हैज बीन द सेंटर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सिंस मार्च 2014 व्हेन मॉस्को रशिया इन्वेडेड एंड एनेक्स द क्रीमियन पेनिनसुला, ठीक है, तो ये क्रीमिया है, ये आपका डोनास्क जो है ये आपका डोनबास रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका डोनास्क और ये हो गया आपका लुहांस्क, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है। इसका रीजन यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है ना वो रशिया को सपोर्ट करते हैं, है ना, रशियन सेपरेटिस्ट जो लोग हैं वो देखने को मिलेंगे। अप्रैल में क्या हुआ कि प्रो रशिया रिबल रीजन सीजिंग टेरिटरी विथ रशिया सपोर्टिंग देम थ्रू हाइब्रिड वॉरफेयर, डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन रशिया वाले जो है वो यहाँ पर ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था इसमें क्या कर रहे थे कि रशिया वाले जो लोग हैं इनका सपोर्ट कर रहे थे। इन ईस्टर्न यूक्रेन एंड इन May 2014 द रिबल्स इन द डोनेस्क एंड लुहांस्क रीजन हेल्ड अ रेफरेंडम टू डिसाइड इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूक्रेन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने जो है वो यहाँ पर एक रेफरेंडम किया, और रेफरेंडम में क्योंकि रशियन सेपरेटिस्ट थे ये लोग, तो ये लोग क्या हुआ कि इन्होंने रीजन यहाँ पर ये किया कि भाई हमको यहाँ पर क्या करना है कि यूक्रेन के साथ नहीं रहना है, हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो है वो यहाँ पर रहना चाहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मई 2014 में ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिली। रेफरेंडम का मतलब ये हुआ कि वहां के लोगों से पूछा कि आप लोग यहाँ पर यूक्रेन की सरकार के साथ रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट, तो लोगों ने बोला कि हम इंडिपेंडेंट यहाँ पर रहना चाहते हैं, इस तरीके की बात यहाँ पर हुई। सिंस देन दीज प्रीडोमिनेंटली रशियन स्पीकिंग रीजन्स मोर देन 70% जो है वो यहाँ पर रशियन आपको देखने को मिलेंगे विद इन यूक्रेन हैव बीन विटनेसिंग शेलिंग एंड skirmishes between the rebels and the Ukrainian force leading to the loss of over 14,000 lives by the most estimate, crediting around 1.5 million registered internally displaced person and destruction of the local economy। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस रीजन में यहाँ पर क्या है कि सेपरेटिस्ट लोग जो है वो यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि यूक्रेन की जो सरकार है वो इनसे लड़ाई लड़ेगी यहाँ पर, है ना, और जब इनसे यहाँ पर ये लड़ाई लड़ेगी तो लोगों का यहाँ पर नुकसान होगा, है ना, लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड होंगे, मतलब इस रीजन से किसी दूसरे रीजन में आपको जाते हुए दिखाई देंगे। तो वही सब चीजें यहाँ पर हुई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि करीब 14,000 लोगों की यहाँ पर जान गई, है ना, करीब 15 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पर क्या हुए कि इंटरनली डिस्प्लेस हुए, एक शहर से दूसरे शहर में गए, और डिस्ट्रक्शन और जो लोकल इकोनॉमी वगैरह है उसमें अगर आप देखोगे तो उन सब जगहों पर जो है ये नुकसान आपको देखने को मिला है। What has changed now is the shelling has intensified since the last October 2021 when Russia began amazing troops along the border with Ukraine, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि बदलाव ये हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन अब तो और भी ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि रशिया ने जो है वो यूक्रेन के ऊपर यहाँ पर अटैक कर ही दिया है। तो चीज़ें जो है वो सुधरी नहीं है, और भी ज़्यादा वर्ड्स वगैरह आपको होती हुई यहाँ पर 2022 में भी देखने को मिलेगी। बाकी फोटो में दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, एक ये जो लेफ्ट में आपको देखने को मिलेगी ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, और यहाँ पर जो राइट में है ये रशिया के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे यहाँ पर चीजें जो है वो आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई दी हैं, ठीक है। इफ द सिचुएशन इन द डॉनबास एस्केलेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वॉर कैन नॉट बी डिसमिस, ठीक है। आप देखा कि उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और उसके अगले दिन ही जो है वो सिचुएशन यहाँ पर खराब हो गई और रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। वन वे टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ अ वॉर would be the implement the Minsk agreement immediately as Russia has suggested, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मिन्स्क एग्रीमेंट जो है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है कि उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। मिन्स्क एग्रीमेंट में यहाँ पर क्या बोला गया था कि भाई यूक्रेन की सरकार को ये जो ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, ठीक है,
ये जो डोनबास वगैरह, लुहांस्क और डोनास्क वाला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें क्या करना है कि इसको जो है इंडिपेंडेंट की तरह यहाँ पर काम करना है और ये जो लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन, इसको बंद करना है। ठीक है, तो रशिया ने सजेस्ट किया था, लेकिन उस चीजों को जो है वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब अगर आप एक चीज यहां पर देखेंगे, तो अगर हम दोनों कंट्रीज जो हैं, ठीक है, यूक्रेन और रशिया, तो उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो यूक्रेन से बहुत ज्यादा पावरफुल जो है वो रशिया आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे एक्टिव पर्सनल अगर आप देखोगे तो यहां पर कितने हैं, यहां पर कितने हैं, ठीक है। फिर रिजर्व्ड में भी अगर आप देखोगे तो इनके पास ज्यादा नंबर है। आर्टिलरी में अगर आप देखोगे तो इनके पास ज्यादा है, ठीक है। आर्मर्ड व्हीकल देखोगे तो भी रशिया के पास ज्यादा है। टैंक्स देखेंगे रशिया के पास ज्यादा है। अटैक हेलीकॉप्टर रशिया के पास ज्यादा है। फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो रशिया के पास ज्यादा है। लेकिन यहां पर अगर हम यूक्रेन के केस में देखेंगे तो यूक्रेन के केस में अगर आप देखोगे तो यहां पर एक बात ये देखने को मिल रही है, जैसे इनके जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने यहाँ पर एक फेमस कोटेशन जो है वो यहाँ पर कट करी है कि जब आप हमारे ऊपर अटैक करोगे तो हमारा फेस आपको दिखेगा, हमारी बैक आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पर कई और अलग अलग तरीके के एक्शन भी लिए गए हैं, जैसे 18 साल से 60 साल तक के जो लोग हैं, ठीक है, मेल, उनको यहाँ पर जो है वो बाहर जाने के लिए रोक लगा दी है कि भाई यहाँ के जो सिविलियन है वो यहाँ पर रशिया का जो है वो सामना यहाँ पर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बिल्कुल रियलिटी यहाँ पर देखेंगे तो रशिया के सामने यूक्रेन जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकता है। इसका रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से यूक्रेन जो है वो यहाँ पर टैकल कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इसमें यूक्रेन के जो लोग हैं, जो इनोसेंट लोग यहाँ पर है ना, उनका नुकसान यहाँ पर होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अलग अलग तरीके से जो चीज़ें हैं जो प्रॉमिस करी गई थी नेटो कंट्रीज वगैरह के द्वारा, वो सब चीज़ें निकल कर सामने नहीं आ रही हैं और जो यूक्रेन के लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है। क्योंकि कई सारे वीडियोज़ वगैरह आपने देखे होंगे, है ना, जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन उसके ऊपर सभी लोगों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो अब हम लोग यहाँ पर मिन्स्क एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो मिन्स्क है वो यहाँ पर बेलारूस की राजधानी है, यहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन किए गए थे, इसलिए इसको हम यहाँ पर मिन्स्क एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब ये है क्या? सो देयर आर टू मिन्स्क एग्रीमेंट, मिन्स्क 1 एंड मिन्स्क 2, नेम्ड आफ्टर द बेलारूशियन कैपिटल वेयर द टॉक्स वर हेल्ड। ठीक है, बातचीत जहां पर हुई थी उसके बेसिस पे जो है इसका नाम यहाँ पर मिन्स्क यहाँ पर रखा गया। अभी मिन्स्क 1 क्या है? मिन्स्क 1 वाज रिटन इन सितंबर 2014 बाय द ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ यूक्रेन, ठीक है, दैट इज यूक्रेन, रशिया and the Organization for Security and Cooperation in Europe with the mediation by the France and Germany in the so-called Normandy format। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व थे, है ना। 2014 बाय द ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ यूक्रेन, मतलब यूक्रेन के ऊपर 3 लोगों का यहाँ पर कॉन्टैक्ट ग्रुप था। एक तो यूक्रेन और रशिया आपको देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप, और फिर फ्रांस और जर्मनी का मीडिएशन आपको देखने को मिला कि भाई जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिली थी 2014 में, है ना, जब क्रीमिया वगैरह को एनेक्स किया गया, तो उसके बाद ये चीजें आपको देखने को मिला। अंडर मिन्स्क 1 यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूक्रेन एंड द रशिया बैक्ड रिबल्स एग्रीड ऑन अ 12 पॉइंट सीज फायर, 12 पॉइंट का सीज फायर यहाँ पर करने के लिए जो लड़ाई चल रही थी उसके लिए रेडी हुए, विच इंक्लूडेड प्रिजनर एक्सचेंज, डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड द विड्रॉल ऑफ हैवी वेपन्स। ठीक है, तो इसमें बातें ये हुई कि जो भी लोगों को अरेस्ट किया गया उसको छोड़ दीजिए और ह्यूमैनिटेरियन जो भी यहाँ पर लोगों को मदद चाहिए वो प्रोवाइड करिए, और जो हैवी वेपन्स हैं उनको आप यहाँ पर विड्रॉ करो। However, due to the violation by both the side, the agreement did not last long। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इसमें एग्रीमेंट तो हुआ था यूक्रेन और रशिया वगैरह के द्वारा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका वायलेशन जो है वो फ्रीक्वेंटली यहाँ पर होता रहा, और क्योंकि वायलेशन यहाँ पर फ्रीक्वेंटली होता रहा तो मिन्स्क 1 जो एग्रीमेंट था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। ठीक है, फिर हुआ मिन्स्क 2 एज द रिबल्स मूव्ड फर्दर इनटू द यूक्रेन इन February 2015। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रशिया, यूक्रेन, द OSCE एंड लीडर्स ऑफ डोनास्क एंड लुहांस्क साइंड अ 13 पॉइंट एग्रीमेंट नाउ नोन एज द मिन्स्क 2 एकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने देखा कि लुहांस्क और डोनास्क जो है वो यहाँ पर किस लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो वहां के जो लीडर्स वगैरह थे 13 पॉइंट का एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया, और इसमें यहाँ पर बोला गया कि द न्यू एग्रीमेंट हैड प्रोविजन फॉर एन इमीडिएट सीज फायर। सीज फायर का मतलब लड़ाई रोक देनी है आपको, जो हैवी वेपनरी है उसको यहाँ पर हटाइए। OSCE मॉनिटरिंग डायलॉग ऑन इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट फॉर डोनास्क एंड लुहांस्क इन अकॉर्डेंस विद द यूक्रेनियन लॉ। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि OSCE जो है वो मॉनिटरिंग डायलॉग ऑन इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट फॉर डोनास्क एंड लुहांस्क, मतलब वहां पर क्या होगा कि सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब ऑटोनॉमी जो है वो डोनास्क और लुहांस्क को यहाँ पर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो यूक्रेनियन लॉ है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होगा, है ना। ये बात जो है ये मिन्स्क 2 में आपको देखने को मिली थी। इट ऑल्सो हैड प्रोविजन रिलेटेड टू द एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्पेशल स्टेटस बाई पार्लियामेंट, पार्डन एंड एमनेस्टी
फॉर फाइटर्स, एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस एंड प्रिजनर्स, ह्यूमैनिटेरियन एटसेट्रा। ठीक है, जो मिन्स्क 1 में था वो सब भी चीजें यहाँ पर बताई गई कि भाई जो हॉस्टेजेस वगैरह हैं, प्रिजनर्स वगैरह हैं, उनको एक्सचेंज करना है ना, और मदद वगैरह करनी है, ये सब भी पॉइंट बताया गया। However, these provisions has not been implemented because of what is popularly known as the Minsk, ठीक है, conundrum. This essentially means that the Ukraine and Russia have contradictory interpretation about the agreement. ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है कि इसमें जो दोनों लोग यहाँ पर एग्रीमेंट था ये, ठीक है, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। मिन्स्क 2 में भी जो यहाँ पर बात बताई गई थी कि भाई उस तरीके से काम करेंगे, तो अब यहाँ पर ये बोला गया कि जो भी ऑटोनॉमी उनको प्रोवाइड की जाएगी वो यूक्रेनियन लॉ के तहत यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, है ना, लेकिन रशिया उस बात के लिए एग्री नहीं था। तो दोनों में क्या है कि जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए मिन्स्क 2 एग्रीमेंट का वो कॉन्ट्राडिक्टरी था। यूक्रेन अलग तरीके से वो कर रहा था, रशिया अलग तरीके से बात कर रहा था, और इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी मिन्स्क 2 में एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया था उसमें जो भी चीजें बताई गई थी उनको हम यहाँ पर फाइनल नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर कई सारे लोग अगर आप देखेंगे तो करीब 25,000 लोग जो है वो आपको भारत के भी वहां पर देखने को मिलेंगे, जो मेडिकल वगैरह, ठीक है, इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके लिए भारत सरकार ने जो है वो एडवाइजरी यहाँ पर करी है कि भारत सरकार जो है उनको अपने देश में जो है वो वापस लेकर आएगी। तो इस तरीके की एडवाइजरी जो है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम ये देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज का यहाँ पर क्या जो स्टैंड है ना, मतलब अलग अलग कंट्रीज इसके बारे में क्या बोलती हैं, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ डिफरेंट नेशंस ऑन द इशू। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे तो ये है यूएसएसआर, जिसको बोलते थे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, कई बार यूएसएसआर का फुल फॉर्म जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, है ना, आसपास का ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो आपको यूएसएसआर का देखने को मिलता है। सो व्हाट इज द स्टैंड? यूनाइटेड स्टेट्स हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड sanctions prohibiting new investment, trade and financing by the US person to form or in the two breakaway regions। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यूएस ने ये बोल दिया कि भाई sanctions जो है वो यहाँ पर लगाएंगे। Japan is likely to join the US-led sanctions, while French officials have been quoted as saying in the report that the European Union is also in the discussion for punitive actions against Russia। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि इस तरीके की बातें हुई थी, लेकिन अटैक जैसे ही हुआ उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि सैंक्शंस वगैरह अलग अलग कंट्रीज के द्वारा यहाँ पर इंपोज कर दिए गए, यूएस के द्वारा, ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा, जापान के द्वारा। यूरोपियन यूनियन हैज कंडेम्ड रशिया ओवर अ, ठीक है, ब्लैटेंट, आप ये कह सकते हैं वॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज वेल एज द मिन्स्क एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूशन यहाँ पर हुआ है, तो उसको यहाँ पर सबने कंडेम किया कि इस तरीके की चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। तो सभी कंट्रीज ने बोला, सभी कंट्रीज ने जो है आप ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग तरीके के यहाँ पर एक्शंस होते हैं वो यहाँ पर लिए हैं। यूनाइटेड किंगडम हैज आल्सो वार्न्ड फॉर फर्दर सैंक्शंस। ठीक है, उन्होंने ये भी बोल दिया ऑस्ट्रेलिया आल्सो कॉल्ड फॉर रशियास एक्शंस अनएक्सेप्टेबल, इट्स अनप्रोवोक्ड, इट्स अनवारंटेड। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ने उसने भी यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है, ऑस्ट्रेलिया ने जो है उसने भी यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है। बाकी ये नए हमारे जो है वो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है लेटेस्ट में, तो याद रखिएगा इनका नाम है फ्यूमियो किशिदा। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर है जापान के जिनका नाम है फ्यूमियो किशिदा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इनकी फोटो जो है वो स्पेशली आपके लिए यहाँ पर पेस्ट कर दी है। ठीक है, ताकि आप इसको भी ध्यान रखो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है इंडिया का स्टैंड यहाँ पर क्या है, ठीक है, इशू में। सो इंडिया डिड नॉट ज्वाइन द वेस्टर्न पावर्स कंडेम्पशन ऑफ रशियास इंटरवेंशन इन क्रीमिया एंड केप्ट अ लो प्रोफाइल ऑन द इशू। ठीक है, भारत ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। इवन अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन पे जो यहाँ पर रशिया का एक्शन था यूक्रेन में, उसको लेकर एक इशू उठाया गया, तो भारत ने वहां पर भी जो है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, अपने आप को एब्सटेन करके रखा, है ना, ना तो यूएस का सपोर्ट किया ना तो रशिया के अगेंस्ट में यहाँ पर वोटिंग करी। तो दोनों चीजें यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, नवंबर 2020 में इंडिया वोटेड अगेंस्ट एन यूक्रेन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन इन द यूनाइटेड नेशन दैट कंडेम एलिज ह्यूमन राइट वॉल्यूशन इन द क्रीमिया, देयरबाय बैकिंग ओल्ड एलाई रशिया ऑन द इशू। मतलब कि यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ था कि यूक्रेन ने जो है एक रेजोल्यूशन यहाँ पर लेकर आए कि भाई यहाँ पर क्या है कि हम लोग वोटिंग करेंगे कि रशिया ने क्या किया कि ह्यूमन राइट वॉल्यूशन वगैरह जो है वो क्रीमिया में यहाँ पर किया गया है। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने जो है वो यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं, यूक्रेन के अगेंस्ट में जो है वो यहाँ पर वोट किया, मतलब रशिया का यहाँ पर सपोर्ट किया था 2020 में। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। रिसेंटली इंडिया ऑल्सो सजेस्टेड एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दैट क्वाइट एंड कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी इज द नीड ऑफ द आवर एंड एनी स्टेप दैट कुड एस्केलेट द टेंशन शुड बी अवॉइडेड। मतलब यहाँ पर भारत हमेशा जो है वो ये बोलता है कि भाई बातचीत करके,
है ना, डिप्लोमेसी के साथ हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो वही सॉल्यूशन दिया गया, इंडिया स्टैंड हैज़ बीन वेलकम्ड बाय रशिया। तो रशिया क्या है कि हमारा एक ओल्ड एलाई है ना, और आज के टाइम पीरियड पर रशिया को चूज़ करें, है ना, या यूएसए को चूज़ करें, दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। बिकॉज अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर रशिया को चूज़ करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो रशिया आज के टाइम पीरियड पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अगेंस्ट में है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है ना, इवन चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ रशिया के रिलेशन अच्छे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम अपने रिलेशन को कैसे इंप्रूव करेंगे, है ना। तो इंडिया यहाँ पर क्या है कि इंडिया के लिए सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट है। अभी तक क्या होता था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट थे, ना तो हम रशिया को सपोर्ट करते थे, ना तो उसके अलायंस में थे, ना तो यूएस के थे। हमारी जो भी फॉरेन रिलेशनशिप होती थी, है ना, फॉरेन पॉलिसीज होती थी, वो हम अपने हिसाब से यहाँ पर डिसाइड करते थे। लेकिन कई सारे लोगों का यहाँ पर ये मानना है कि अब समय आ चुका है ना, कि रशिया को चूज़ करेंगे या जो है वो यूएस को चूज़ करेंगे, है ना। अब हमको चूज़ करना पड़ेगा, तभी जो है ना, आगे जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ेंगी। तो मैं आपके ऊपर जो है वो पूरा का पूरा इशू जो है वो मैंने आपको समझाया, और मैंने कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये सही रहेगा क्या कि इंडिया जो है वो रशिया या यूएसए में से किसी को चूज़ करे, है ना, कि भारत जिस तरीके से अभी दोनों कंट्रीज़ को बैलेंस करके यहाँ पर आगे बढ़ रहा था, वो चीज़ जो है वो यहाँ पर सही होनी चाहिए। बिकॉज ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होगा, ठीक है। हम सब लोग यहाँ पर बोलते रहते हैं कि अब समय आ चुका है कि रशिया को चूज़ करें, है ना, या हम यहाँ पर अमेरिका को चूज़ करें। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा रीजनेबल तरीके से यहाँ पर सोचेंगे तो वो हमें समझ में आएगा कि दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस बनाना जो है वो ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम आज के टाइम पीरियड पर चूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके का जो तबका यहाँ पर है ना, या एक सेक्शन जो है, ठीक है, उसके साथ भी हमारे रिलेशन जो है वो थोड़े से यहाँ पर गड़बड़ होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, बट आई एम इंटरेस्टेड कि आप इसके बारे में बताइए कि आप यहाँ पर क्या विचारधारा रखते हैं। और भारत ने यहाँ पर जो है वो ये बोला है कि हम बातचीत करके इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होगा। बाकी आप ये देख सकते हैं भाई, ये जो है ये जब यहाँ पर मिन्स्क एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया था तब की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बात हो रही है, तो यहाँ पर वे फॉरवर्ड ये है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि जो मिन्स्क पीस प्रोसेस थी उसको थोड़ा रिवाइव करें, है ना। आप यहाँ पर बातचीत तो कर लेते हो, चीज़ें फाइनल भी हो जाती हैं, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। Therefore, the West, US and other Western countries should push both sides to resume talks and live up their commitment as per the Minsk agreement to restore relative peace on the border, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि अब तो अटैक कर दिया है ना, लेकिन अब उसको खत्म करना है, आगे की चीज़ें जो है वो डेवलप करनी है, तो इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाए। While the Minsk agreement is far from idle, it could be a baseline from which a diplomatic solution to the current crisis could be found, and reviving it could be the only path on which peace can be built, as French President Emmanuel Macron has said, ठीक है। आज के टाइम पीरियड पर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। तो अब क्या है कि अब तो सिचुएशन एकदम चेंज हो गई है। पहले क्या हुआ था कि पहले अटैक नहीं हुआ था, अब अटैक यहाँ पर हो चुका है। तो अब यहाँ पर कैसी चीजें आगे बढ़ेंगी, मिन्स्क एग्रीमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, बिकॉज इससे कुछ हुआ तो है नहीं, क्योंकि अटैक तो आपको देखने को मिल ही गया है। तो अब हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं इसके ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको हम एक फाउंडेशन बनाकर जो आगे की डिप्लोमेसी है वो आगे बढ़ा सकते हैं, आगे सॉल्यूशन के ऊपर हम यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। यूक्रेन के बारे में अगर हम बात करेंगे, इट कुड हेल्प इट गेन कंट्रोल ओवर इट्स बॉर्डर एंड एंड टू द थ्रेट ऑफ रशियन इन्वेजन फॉर एट द टाइम बीइंग, while for Russia it could be a way to ensure that Ukraine never becomes a part of NATO and ensure that Russian language and culture are protected under the new federal constitution in Ukraine, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसको भी थोड़ा इंश्योर करना पड़ेगा। नेटो मेंबरशिप की यहाँ पर बात हो रही थी, तो नेटो मेंबरशिप के लिए अगर आप देखेंगे तो वो केवल क्या हो रहा है कि नेटो मेंबर भी अगर यहाँ पर बनाएगा यूएसए, तो वो क्यों बनाएगा, ताकि रशिया को यहाँ पर कंटेन किया जा सके, उसको रोका जा सके। तो यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर मेक श्योर करनी पड़ेगी, जो वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए हमको क्या करना है कि यूक्रेन में भी अगर आप देखोगे कि जो रशियन इन्वेजन है, while the Russia it could be a way to ensure that Ukraine never becomes a part of NATO and ensure that Russian language and culture are protected under a new federal constitution in Ukraine, क्योंकि वहाँ पर भी कई सारे रशियन स्पीकिंग वगैरह जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको रहते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक इशू था, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि वॉर वगैरह तो हो ही चुका है ना। अब उसमें क्या है कि वॉर वगैरह वाली सिचुएशन जो है वो आपको पता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको ये पता होना चाहिए कि भाई आगे जो पूरा इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तो अगर वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी तो फिर आपको इस टॉपिक को समझने वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन था वो अच्छे से समझ में आया होगा, और जो इसकी बैकग्राउंड डिटेल्स हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बाकी जो मैग्नेट ब्रेन्स पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग चैनल यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आप इसका पार्ट यहाँ पर बन सकते हैं,
और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंटेंट जो है वो आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो क्लासेस होती हैं वो आपको 100% फ्री यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, कोई फीस आपसे नहीं ली जाती है। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसको एक्सेस ज़रूर करें उसमें विजिट करके। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रशिया और यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको पता चले और आप उनको भी बता सकें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।